हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जेकेएसएसबी एक के बाद एक बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो चुका है और ये रिक्रूटमेंट बोर्ड जो जम्मू कश्मीर स्टेट का है, एक और नोटिफिकेशन के साथ आज वापस आया है। तो 26 नवंबर 2025 को एक और नोटिफिकेशन पब्लिश हुई है जिसमें सब इंस्पेक्टर्स की रिक्रूटमेंट होने वाली है। तो हम इस पूरी वीडियो में सब इंस्पेक्टर जो कि होम डिपार्टमेंट में जिनकी रिक्रूटमेंट होनी है, जिनकी भर्ती होनी है, इस पूरी एडवर्टाइजमेंट जो 15-16 पेज की है, उस पूरी एडवर्टाइजमेंट का क्रक्स, उसकी समरी, उसके सारे मेन पॉइंट्स, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या कुछ होने वाला है, क्या डेट्स रहने वाली हैं, क्या एडमिट कार्ड, क्या डॉक्यूमेंट्स, हर एक चीज को 5-10 मिनट में सब कुछ समराइज करके आपके सामने रख दूंगा। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहना। इस वीडियो में बिल्कुल इसी रिक्रूटमेंट की बात करने वाले हैं। फटाफट से सबसे पहले यहाँ पर आ जाएंगे ओवरव्यू के ऊपर, किसके बारे में बात होने वाली है। तो टोटल 83 पोस्ट्स हैं यूटी कैडर में। यूटी कैडर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था, जब हमारी पोस्टिंग पूरी स्टेट में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो सकती है और हमारे एग्जाम का कंपटीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ना होकर के पूरे यूटी लेवल पर हो, ऐसी पोस्ट्स को यूटी कैडर पोस्ट बोल दिया जाता है। अब ये जो 83 पोस्ट अभी जिनकी वैकेंसी आउट हुई है, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स जे एंड के स्टेट, होम डिपार्टमेंट में ये रिक्रूटमेंट होनी है। इसका मोड जो है वो डायरेक्ट रहने वाला है। डायरेक्ट का मतलब है कि जो 83 पोस्ट हमें यहाँ पर दिख रही है ना, सिर्फ डायरेक्ट एग्जाम के थ्रू इस पोस्ट में रिक्रूटमेंट होनी है। कोई प्रमोशन नहीं, कोई बैकडोर एंट्री नहीं, कोई कुछ नहीं। यानी जो 83 वैकेंसीज हैं, इनमें प्योरली मेरिट बेस्ड और एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन होनी है। और जो इसका सिलेक्शन मोड रहने वाला है वो रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद पीएसटी एंड पीईटी। मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि ये पीएसटी और पीईटी क्या है। पीएसटी का मतलब है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें आपकी बॉडी की लेंथ, ब्रेथ, जो भी है, उसका वेट, उसकी हाइट, उसकी चेस्ट, ये सारा कुछ इसमें चेक किया जाता है कि हमारे फिजिकल मेजरमेंट्स क्या क्या है। क्लियर। इसमें हमें खुद को कुछ प्रूव नहीं करना होता है। अब आता है पीईटी, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। इसमें हमारी रनिंग होती है, हमारे पुशअप्स होते हैं, जो भी फिजिकल एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में होनी है, यानी पीईटी में होना है। तो जाहिर सी बात है, जब हम पीएसटी में क्वालिफाई होते हैं, हमारी हाइट ठीक होती है, हमारा जो फिजिकल फीचर्स हैं वो ठीक होते हैं, उसके बाद हम फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए जाते हैं। और इसके साथ साथ रिटन एग्जाम में हमने क्या कुछ किया है, उसके मेरिट की बेस पर ये सिलेक्शन होनी है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर कि ये जो नोटिफिकेशन आई है, ये जो रिक्रूटमेंट है, इसमें डेट्स क्या क्या इंपॉर्टेंट हैं। तो भैया जी, इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशंस 15 दिसंबर को स्टार्ट होनी है। समझ आ गई। 15 दिसंबर को पोर्टल पर ऑनलाइन एप्लीकेशंस लगना स्टार्ट हो जानी है। 15 दिसंबर, DECEMBER, 15 दिसंबर 2025। लास्ट डेट 13 जनवरी 2026 को होने वाली है। 15 से लेकर के 13 के बीच में लगभग लगभग रफली 28-29 दिन का टाइम रहने वाला है एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए। हाँ, एक रिमाइंडर दे रहा हूँ आपको मैं, हमारे ही चैनल पर खुद को जेकेएसएसबी के पोर्टल पर रजिस्टर कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन से लेकर के फॉर्म फिलिंग तक का पूरा प्रोसेस स्टेप बाई स्टेप आपको दिखाया गया है। वहां जाकर के आप जरूर देख सकते हो और अपने ही मोबाइल फोन का यूज करके आप पूरा फॉर्म बिना किसी दिक्कत के फिल कर सकते हो। ठीक है जी। एग्जाम डेट, मतलब कि इसका एग्जाम कब होना है, तो डेट इसकी बाद में पता चलेगी, बाद में इसकी अलग से नोटिफिकेशन आनी है। और एडमिट कार्ड एग्जाम डेट से एक हफ्ता पहले, 1 वीक बिफोर, हमारे पास ये आ जाती है इसकी एडमिट कार्ड्स। अब चलते हैं आगे जी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन कौन लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है इसके लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। तो सबसे जो पहला हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का नंबर 1 पॉइंट है वो है डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये तो बेसिक क्राइटेरिया भाई, हम जम्मू कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए। अब यहाँ पर एक टेक्निकल पॉइंट है, वैलिड बिफोर 13 जनवरी, 13 जनवरी से पहले पहले हमारे पास डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। मान लो किसी ने डोमिसाइल नहीं बनाया हुआ है, तो 13 जनवरी से पहले पहले उसको इशू करवा देना है। नंबर 2 जो इसकी एलिजिबिलिटी है वो 4 ईयर बीटेक, या तो बंदे ने बीटेक की डिग्री की होनी चाहिए या फिर बीई, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, इन दोनों में से
किसी एक स्ट्रीम में हमारे पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एज लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाली। तो भाई साहब इसमें थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस बरती गई है, इसमें मुझे लगता है कि सारी कैटेगरीज के लिए। ओपन मेरिट को 18 से लेकर के 28 साल की उम्र यहाँ पर ये एज ग्रुप दिया गया है। मिनिमम 18, मैक्सिमम 28। 18 से 28 के बीच में बाकी जितनी भी सोशल कैटेगरीज हैं, एसटी, एससी, एसटी, ओबीसी, एसटी2, एसटी1 जो भी हैं, आरबीए, एएलसी, आईबी, ईडब्ल्यूएस, जितनी भी सोशल कैटेगरीज हैं सभी में एज लिमिट एक बराबर रखी गई है। मतलब इस बार ओपन प्लस रिजर्व्ड कैटेगरी, सबके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 28 ईयर्स है। 28 साल से ऊपर अगर हमारी एज है तो हम किसी भी तरह से इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। फिर आती है बात इन सर्विस पुलिस। जो भी लोग अभी पुलिस में सर्विस कर रहे हैं, जिनकी जॉब लगी हुई है और वो जॉब कर रहे हैं, उनके लिए जो मैक्सिमम एज, जो अपर एज लिमिट है वो है 30 ईयर्स। 30 साल तक अगर उनकी उम्र है तो भी वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। मतलब 28 के बाद उनको 2 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। अब बात आती है एक्स सर्विसमैन की। इस वाले पॉइंट को मैं थोड़ा हाईलाइट करके आपको डिटेल में समझाता हूँ। जो भी मेरे फौजी भाई हैं उनको मैं समझा दूं कि आपके लिए यहाँ पर एज का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, एवरी एक्स सर्विसमैन हैविंग सर्व्ड इन द आर्म्ड फोर्सेस शैल बी अलाउड टू डिडक्ट द पीरियड ऑफ सच सर्विस फ्रॉम हिज एक्चुअल एज। आर्मी के जवान जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनको ये रिलैक्सेशन दी गई है कि उनकी जो टोटल एज है उसमें से जितने साल उन्होंने जॉब कर रखी है आर्मी में या डिफेंस फोर्सेज में, वो जॉब का जो पीरियड है वो उनको अपनी जॉब से, अपनी एज से माइनस कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई आर्मी का एक्स सर्विसमैन है, उसकी एज है अभी 40 ईयर्स, समझ गए? यानी उसकी टोटल एज जो है वो 40 ईयर्स है। और मान लो उसने आर्मी में 15 ईयर्स की जॉब की है, 15 साल जॉब करने के बाद वो बंदा रिटायर आ गया है, तो उसको उसको क्या करना है, उसको 40 में से माइनस कर देना है 15। यानी 15 साल उसने जॉब किया आर्मी में, उन 15 सालों को उसने भी टोटल एज में से माइनस कर देना है। तो इक्वल टू रिजल्ट क्या आएगा, 15 में 40 में से 15 माइनस किए बाकी 25। तो मतलब एक्स सर्विसमैन की जो अभी एज निकल के आ रही है वो क्या निकल रही है उसकी 25 ईयर्स। तो अब वो 25 ईयर्स में फॉल कर रहा है ना, तो मैक्सिमम वैसे भी 28 ईयर्स है। तो फौजी जवान जो एक्स सर्विसमैन है अपनी टोटल एज में से अपनी जो उनका जॉब ड्यूरेशन है, जो उनका सर्विस पीरियड है, उसको माइनस करके फिर देखेंगे कि अगर उनकी एज 30 साल तक भी, सॉरी मोर देन 3 ईयर्स, अगर 31 ईयर तक भी उनकी एज बन रही है तो भी वो एलिजिबल है। इस पॉइंट को एक बार रिपीट करके सुना रहा हूं, अगर आपकी जॉब पीरियड को माइनस करके आपकी टोटल एज 31 ईयर भी अगर बन रही है, वहां तक आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो सबसे ज्यादा जो रिलैक्सेशन है वो एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर रखी गई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। रिटन एग्जाम होना है, एमसीक्यू बेस्ड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने हैं, पीएसटी क्वालिफाइंग। पीएसटी का मतलब मैंने आपको प्रीवियसली समझा दिया है कि हमारी बॉडी की मेजरमेंट की जाएगी इसके अंदर, तो उसको क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। पीईटी ये भी क्वालिफाइंग नेचर रहने वाला है, इसके कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले हमें, पर हमें ये क्वालिफाई करना है। इसमें जो रनिंग होनी है, इसमें जो पुशअप्स होने हैं, बाकी जो भी फिजिकल एक्टिविटीज हैं वो सारा कुछ इसमें हमें क्वालिफाई करना है, कंपलसरी है। अब देखो जी, जो हमारा रिटन एग्जाम है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होनी है। अगर हम किसी क्वेश्चन का आंसर गलत करते हैं तो उसके लिए हमें 0.25 मार्क्स गंवाने पड़ सकते हैं। फाइनल सिलेक्शन प्योरली बेस्ड ऑन मेरिट। कहा जा रहा है कि जो फाइनल सिलेक्शन है मेरिट बेस्ड होने की उम्मीद है, जो मेरिट में फॉल करेगा वही फाइनली सिलेक्टेड माना जाएगा। चलो जी, जान लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या क्या है। मतलब हमें इस जॉब के लिए अपनी बॉडी में किस किस तरह के फिजिकल स्टैंडर्ड्स हमारे होने चाहिए। तो मेल जो पुरुष हैं, जो आदमी हैं, उनकी हाइट 5 फीट 6 इंच मिनिमम होनी चाहिए और चेस्ट की ये मेजरमेंट है। फीमेल्स की हाइट 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। रिलैक्सेशन किस किस को दी गई है, गोरखा जो हमारी लेह लद्दाख की कम्युनिटी है,
यानी मोस्टली जो लेह लद्दाख में होते हैं गोरखा एंड भोटिया ट्राइब, बोट नहीं असल में ये BHOTIA, भोटिया एक ट्राइब है जे की शेड्यूल्ड ट्राइब है ये। उन लोगों को फिजिकल स्टैंडर्ड्स में कुछ रिलैक्सेशन दी गई हैं। अगर आपको डिटेल्स जाननी है तो मैं इसके बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी रीड आउट करूंगा, आप वहां तक वेट कर सकते हैं। अब फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में क्या कुछ मेजर करना है, तो जो मेल्स हैं उनको 1600 मीटर रेस करनी है 6.5 मिनट में, 20 पुशअप करने हैं उसके बाद। फीमेल्स को 1000 मीटर रेस है 6.5 मिनट में, और शॉर्ट पुट, लोहे वाला शॉर्ट पुट उनको फेंकना पड़ेगा फीमेल्स को। एप्लीकेशन फी की बात करें तो ओपन कैटेगरी वालों तैयार हो जाओ, 700 रुपया फी है, ठीक है। फॉर्म सबमिट करने के लिए 700 रुपया हमें देना पड़ सकता है, देना पड़ेगा ओपन कैटेगरी वालों को। और जितनी भी बाकी सोशल कैटेगरीज हैं, ST SC ST1 ST2 EWS PWD कैटेगरी वाले लोग, ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ 100 रुपया कम है, बाकी 600 आपको भी देना पड़ सकता है जिस पोस्ट के लिए। और फी प्योरली नॉन रिफंडेबल है, JKSSB बिल्कुल भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। जो भी पैसे आप फी के रूप में पे कर रहे हो, किसी भी हालत में उनको रिफंड करने का कोई प्रोविजन नहीं रखा गया है। ये कुछ कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का ब्रेकअप है। ओपन की 34 हैं, SC की 7 पोस्ट हैं, ST1 ST2 बराबर बराबर 8-8 पोस्ट हैं, OBC 7, ALC 3, RBA 8, EWS 8, और टोटल वैकेंसीज हैं 83। अगर आप फिजिकली ठीक ठाक हैं, आप एज ग्रुप में फॉल करते हैं और थोड़ी बहुत मेहनत करने का मूड है, तो लग जाइए भैया इस पूरे जॉब के प्रिपरेशन में। डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं कि अगर आप फॉर्म फिल करने जाते हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में कैरी करने हैं। फोटोग्राफ, ये तो मैं बार बार रिपीट करके बोल रहा हूँ कि फोटोग्राफ कहीं पर भी जाओ, कोई भी फॉर्म फिल करना है, पासपोर्ट साइज फोटो हमेशा आपके वॉलेट में, आपके पर्स में पड़े रहने चाहिए। सिग्नेचर जरूरत नहीं है, पेन पकड़ना है और व्हाइट पेपर पे साइन कर देना है। ईमेल आईडी सबके पास होती है, मोबाइल नंबर सबके पास है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंपलसरी है, इसके बिना आप JNK की किसी भी जॉब में अप्लाई नहीं कर पाओगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो लास्ट ईयर की मार्कशीट्स हैं ग्रेजुएशन की, 10th 12th की जो भी मार्कशीट लगनी है वो आपको साथ रखनी है हमेशा। अगर आप किसी कैटेगरी में फॉल करते हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। NCC सर्टिफिकेट अगर है तो जरूर आपको इसको कैरी करना है। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ली है तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने डिस्कस कर लिया है। अगर आपकी बात बन गई है तो आप यहाँ से वीडियो छोड़ करके जा सकते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार फिर वापस जो इस पोस्ट का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मैं उस पर आ जाता हूँ। जितनी भी बातें आपको यहाँ पर बताई हैं वो हवा में कुछ भी नहीं है, सारी बातें इस नोटिफिकेशन का क्रक्स निकाल करके यहीं से उठा करके उनको कंपाइल करके एक छोटी सी PPT बनाई गई है, ठीक है। यहाँ बात कर लेते हैं, टोटल पोस्ट देख लीजिए, 83 पोस्ट है टोटल, 83 टोटल हैं। उसके बाद बाकी सारी चीजें जो भी यहाँ पर बताई गई हैं, यहाँ देख लीजिए। यहाँ पर 83 पोस्ट्स हैं, लास्ट डेट, सॉरी स्टार्टिंग डेट है, लास्ट डेट है, यहाँ पर सब कुछ दे रखा है एक एक करके। बाकी क्वालिफिकेशंस की डिटेल जानकारी अनेक्सर A में है, अनेक्सर B में कुछ एफिडेविट्स और कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स में क्या क्या करना है सब कुछ दे रखा है। मैं ऊपर से नीचे तक आपको एक बार ड्रैग करके दिखा देता हूँ कि क्या कुछ इसमें दिया हुआ है। लंबी चौड़ी नोटिफिकेशन है, 15-16 पेज की, तो वही सारी चीजें यहाँ पर और डिटेल में और डेप्थ पर जाकर के लिखी हुई हैं। ये है सिलेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन, उसके बाद फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट हो गया फॉर मेल कैंडिडेट्स, फॉर फीमेल्स 6.5 मिनट में रेस करनी है। अच्छा जी, एक बार यहाँ देख लेते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन मतलब हमें मेडिकली क्या क्या चेक करना है, हमारी इंस्पेक्शन में क्या क्या चेक होना है। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स with reference to the vacancies will be medically examined to assess their physical and medical fitness। भाई सब कुछ हो जाने के बाद भी, पता है ना, एक फाइनली एक मेडिकल टेस्ट होता है सारे एस्पिरेंट्स का। चलो जी, यहाँ तक आपको पता लग गया होगा। एडमिशन टू द एग्जामिनेशन सबको पता है कि जो हम एग्जाम देने एग्जाम हॉल में जाते हैं,
वो सारा प्रोविज़नली होता है। हमारा कैंडिडेचर किसी भी स्टेज पर, किसी भी बेसिस पर अगर हम फ़ाल्स या फ़ेक प्रूव होते हैं, तो वहाँ पर हमारा कैंडिडेचर कैंसल कर दिया जाता है। बाकी एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आपको अपना आईडी प्रूफ़ कुछ ना कुछ साथ में ज़रूर कैरी करना है। बस ये सारी वही इंस्ट्रक्शंस हैं, जो मैंने आपको समरी करके बता दी हैं। बाकी फाइनल डिसीज़न बोर्ड का है, ऐसे-ऐसे कुछ। ये देखो जी, एनेक्सर 1 में आपको पूरी जितनी भी ये वैकेंसीज़ हैं, उनका एलोकेशन बताया गया है कि कौन-कौन सी कैटेगरी, कौन-कौन कितनी पोस्टें हैं और क्या-क्या इसकी क्वालिफ़िकेशन है। एनेक्सर ए में, एनेक्सर बी में फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी और पीईटी दोनों की स्पेसिफ़िकेशंस यहाँ पर दिखाई गई हैं और एनेक्सर सी में क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन डिटेल में अगर टाइम है तो आप इसको पढ़ते रहना, वरना कुछ कंपल्सरी है नहीं इतना। जो कुछ था मैंने आपको पीपीटी में, इस वाली में सारा कुछ समझा दिया है, जितना कुछ इम्पोर्टेंट था। ऑलराइट, यहाँ से जी 83 पोस्ट टोटल हैं। अगर आपके पास समय और आपके पास शिद्दत है, तो लग जाइए भैया इस पोस्ट की तैयारी करने में। बाकी सारी रिसेंट लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। जो भी नोटिफ़िकेशन आएगी, कोशिश करेंगे कि उसको बेस्ट, जल्दी ना, लेकिन बेस्ट तरीके से उसको हम आपके लिए बना कर के ला सकें। चलिए, थैंक यू, बाय-बाय, गुड लक।